नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन छात्रों का एग्ज़ाम कल यानी कि 14 मार्च को होने वाला है, उसको सबसे पहले हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफॉर्म करें। ठीक है दोस्तों, और जिनका एग्ज़ाम अभी कल है तो उनके लिए जो है आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने जो है बायोलॉजी प्लस फिजिक्स क्वेश्चन को कवर किया है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि जो है कल वाले एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया था कि इंसुलिन का स्राव जो है वह अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा होता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा होता है इंसुलिन का स्राव। लेकिन यह क्वेश्चन में कह रहा है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में जो है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें एक फैक्ट्स आ रहा है निकल करके कि पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है कि पित्तरस का स्राव जो है यह यकृत के द्वारा होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है पित्तरस का स्राव। तो इस बात को जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा दोस्तों कौन एक जीवित जीवाश्म है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह जीवित जीवाश्म होता क्या है। तो दोस्तों जो जीवाश्म जो है हमारे पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व आए थे, लेकिन वह अभी तक जो है हमारे पृथ्वी पर है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीवित जीवाश्म। ठीक है दोस्तों, तो उनमें से एक है, उनका नाम है जिनकगो, जो है यह जीवित जीवाश्म है। तो इसका राइट आंसर है जिनकगो। यह जो है हमारे पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व आए थे और अभी तक यह है, तो इसको हम लोग कहते हैं जिनकगो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है दोस्तों। तो आप लोग को बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह किस गैस के कारण होता है। तो वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है दोस्तों। तो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आप इस वीडियो को लेकर इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमने जो इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन है, स्तनपायी के उत्सर्जी उत्पाद मूत्र में अधिकता पाए जाते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि मनुष्य की मूत्र में जो है किस की अधिकता पाई जाती है। तो वह जो है दोस्तों यूरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है हमारे मूत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के रक्त में जो है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है, कहीं कहीं आपको रहेगा सर्वदाता और कहीं कहीं रहेगा सर्वग्राही। तो इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब भी कहेगा सर्वदाता, जो अपने ब्लड ग्रुप को किसी को दे सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वदाता। तो इसमें जो है ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है वह अपने खून को जो है किसी को भी दान में दे सकते हैं। लेकिन सर्वग्राही का अर्थ होता है जो किसी का खून अपने अंदर ले सके, उसको हम लोग कहते हैं सर्वग्राही। इसके अंतर्गत जो है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह जो है किसी का खून अपने में ले सकता है। तो इन दोनों वर्ड को आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को समझाया था कि पित्त रस का स्राव जो है वह यकृत के द्वारा होता है। कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा। और इंसुलिन का स्राव जो है दोस्तों यह अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका में होता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका में जो है इंसुलिन का स्राव होता है। तो इन बातों को जो है आप लोग को जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से
यह जो है क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसमें जो है अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजिया जाते हैं। तो इन बातों को आप लोग को जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। चलिए टाइफाइड के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो आप लोग को बताना है कि टाइफाइड में जो है हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह आंत प्रभावित होता है, आंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आंखों की दूरदृष्टि या इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? तो मैं आप लोग को जो है सबसे पहले इसका बेसिक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कहेगा दूरदृष्टि दोस्त तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और जब भी कहेगा निकट दृष्टि दोस्त को उसको हम लोग कहते हैं माइकोपिया। उसको क्या कहते हैं? माइकोपिया। निकट के लिए जो है माइकोपिया। कभी कभी जो है क्वेश्चन में दूर दृष्टि दोष नहीं रहता है, खाली रहता है हाइपरमेट्रोपिया और माइकोपिया। इसमें जो है अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजिया जाते हैं। वो अगर यहाँ पे दूर दृष्टि रहता तो वह जो है क्वेश्चन को सही कर देता, लेकिन अगर यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया रहता है तो कभी कोई जो है स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजिया जाते हैं। तो आप लोग को जो है कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी कहेगा हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी जो है किस कारण उत्पन्न होती है, तो जब नेत्र का गोलक जो है वह छोटा हो जाता है तो उस टाइम जो है दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगर नेत्र गोलक जो है मोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब इसमें जो है कुछ फैक्ट्स को आप लोग जान लीजिए। दूर दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब वह रेटिना के पहले बनता है, मतलब इनके पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में जो है वह प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। अब कहिए दोस्तों, हम अगर किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो अगर रेटिना पे बनता है तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से मतलब साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर वही प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बन जाता है तो फिर वह वस्तु हमें दिखलाई नहीं देता है। और दोस्तों इसमें एक बात और आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष में जो है हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कहा रहा है दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। तो इस बात को जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें जो है बहुत सारा कंडीशन ऐसा है जो आप लोग को जो है कंफ्यूज कर देगा। अगर कहेगा कि निकट दृष्टि दोष में जो है किस प्रकार की वस्तु को देखते हैं, तो हम लोग निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष में। अब इसको जो है मतलब इनकी उपाय क्या है उसका, मतलब इसको जो है मतलब इनकी सही करने का उपाय क्या है दोस्तों? तो अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, अगर वह उत्तल लेंस पहन ले तो उसका जो है दूर दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अगर वह अवतल लेंस पहन ले तो उसका जो है निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जो है इसको याद करते हैं कुछ ट्रिक के द्वारा। जब भी कहेगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग को यह करना है कि इस दूर में जो है कितना वर्ड है, तो इसमें जो है अक्षर 2 ही अक्षर है। कितना है? 2 ही अक्षर है। तो हम लोग जो है एक अक्षर बढ़ा करके ले लेंगे। तो अब आ गया है 3 अक्षर। तो 3 अक्षर जो है किस लेंस में होता है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो है 3 अक्षर होता है, 1 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर। तो जब भी कहेगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। अगर वहीं कह देगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें भी जो है वही काम करना है। इसमें कितना अक्षर है? 1, 2, 3 अक्षर है, तो 1 अक्षर बढ़ा करके ले लेना है। तो अवतल लेंस में देखिए दोस्तों इसमें 4 अक्षर है। अवतल लेंस में 4 अक्षर है, 1, 2, 3 और 4। तो यह हो गया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप लोग को इस क्वेश्चन को याद कर लेना आवश्यक है। चलिए
जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र के द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, जीव विज्ञान की दृष्टि से जो है शरीर में सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। किस तंत्र के द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 रोग के लिए जो है उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? तो 25 रोग के लिए जो है उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो वो एंट अमीबा है। क्या है दोस्तों? एंट अमीबा है। तो इस बात को जो है आप लोग जो है गौर कर लीजिएगा, इसमें अमीबा नहीं मारिएगा, ये नहीं होगा, बल्कि एंट अमीबा होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शीत रक्तीय प्राणी क्या होता है? अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यह शीत रक्तीय प्राणी क्या होता है। तो वैसा प्राणी जो मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल ले उसको हम लोग कहते हैं शीत रक्तीय प्राणी। अगर कोई प्राणी, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों मछली आता है, छिपकली आता है और मेढक आता है। यह जो है मौसम के अनुसार, अगर मौसम ठंडा है तो अपने आप को जो है ठंड के मौसम में ढाल लेता है, और इसका आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं कि मनुष्य शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी का नाम जो है वह जांघ की हड्डी है, लेकिन जांघ की हड्डी में उसका नाम है फीमर। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है फीमर। जांघ की हड्डी में पाया जाता है फीमर। अगर यहाँ पूछ देंगे कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो वह जो है कान की हड्डी, कान में हड्डी होता है, उसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। तो इस बात को जो है आप लोग को जो है गौर करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग हमें जो है बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ट्यूबलाइट में जो है मुख्य रूप से पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी हुई हो रहती है। कौन सी गैस? तो पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी हुई रहती है। अब इसमें एक क्वेश्चन यह उठता है कि बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी हुई रहती है? तो मैं आप लोग को बता दूं इसमें जो है ओनली आर्गन गैस भरी हुई रहती है। कौन गैस? तो आर्गन गैस। तो इतना फैक्ट्स आप लोग को जो है जानकारी में होना आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल का समूह है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि निकेल का समूह जो है ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे भारी है। तो मैं आप लोग को बता दूं वह जो है प्लेटिनम जो है सबसे भारी तत्व है। तो इस बातों को आप लोग को जो है गौर कर लेना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो मैं आप लोग को बता दूं शैवाल यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना हुआ है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इनमें से जो है कौन सा पदार्थ जो है शुद्ध कार्बन से बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का अपरूप जो है हीरा और ग्रेफाइट होता है। अगर इस ऑप्शन में हीरा रहता तो आंसर जो है हीरा होता, अगर इसमें ऑप्शन में ग्रेफाइट है तो आंसर जो होगा ग्रेफाइट होगा। तो इस बात को जो है आप लोग को जो है गौर कर लेना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में जो है कौन अचुंबकीय वस्तु है? तो बताइए दोस्तों इनमें से जो है कौन अचुंबकीय वस्तु है? तो गंधक जो है दोस्तों, गंधक यह एक अचुंबकीय वस्तु है। तो इसको आप लोग जो है जान गए होंगे। चलिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है दोस्तों? अब बताना है कौन चालक है। तो यह इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम जो है एक चालक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु को जो है शुद्ध कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अर्थात वायु को जो है हमारे पादप जो है शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चेचक का टीका जो है किसने विकसित किया था? मैं आप लोग को बता दूं कि चेचक का टीका जो है वह एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। तो इतना आप लोग जो है समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों दाढ़ी बनाने में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को जो है आप लोग को जानकारी में होना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कैक्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों मैं आप लोग को जो है इसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफी। आइए हम लोग इसको जो है विस्तार से समझते हैं। इस ट्रिक को जो है हम लोग विस्तार से समझते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं आप लोग के सामने एक इमेज ओपन कर लेता हूं, उसके बाद जो है आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसको जो है याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, उस ट्रिक को जो है पहले आप लोग जान लीजिए। उसके बाद जो है आप लोग जो है यह क्वेश्चन आपको जो है कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसमें एक ट्रिक का नाम है एक टॉफ़ी। क्या है ट्रिक? रथ एक टॉफ़ी। आइए इसको जो है नीचे चलते हैं। अगर कह देगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो हम लोग जो है वही ट्रिक को याद करेंगे। कौन सा ट्रिक? रथ एक टॉफ़ी को याद करेंगे। मतलब इनकी र से रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थौ से थायमिन, विटामिन सी का नाम है एक, इनकी ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैक्सीफेरॉल, इनकी एक और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नाम है के का नाम क्या है दोस्तों? तो फिलिक्वोवनान जो है वो विटामिन के का नाम है। तो इस ट्रिक को जो है आप लोग को याद कर लेना आवश्यक है। और मैं जो है आप लोग को इस ट्रिक का जो है फोटो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इतना जो है इसमें हम लोग जो है क्या समझ रखे थे कि कैक्सीफेरॉल जो है वह विटामिन डी का नाम है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है दोस्तों, आप लोग बताना है। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन था। जल का अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं H2 होता है इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ गया है दोस्तों आप लोग के सामने बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। कह रहा दोस्तों घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में जो है कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? अब कहिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा क्वेश्चन, उसको जो है आप लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें कह रहा है घड़ी में चाबी भर रहा है। घड़ी में अगर हम लोग चाबी भरते हैं तो उसमें जो है दाब ऊर्जा संग्रहित होता है। कौन सा ऊर्जा? तो दाब ऊर्जा संग्रहित होता है। अगर वहीं इसमें कहता कि मतलब चाबी भरी हुई घड़ी में जो है कौन सा ऊर्जा रहा, तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। तो इतना आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों एक पिंड का जो है अधिकतम भार कहाँ हो सकता है? तो आप लोग को बताना है कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका भार जो है सबसे अधिक कहाँ हो सकता है? तो उसका भार जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो अब आप लोग कहिएगा भाई यह कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो है कोई वायुमंडल नहीं होता है, मतलब स्पेस में जो है कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिस कारण जो है वहाँ पे भार जो है अधिक होता है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वात में। ओके, ध्वनि का अधिकतम वेग जो है दोस्तों वह कहाँ होता है? तो ध्वनि का जो है अधिकतम वेग किसी ठोस में होता है। किसी ठोस में होता है ध्वनि का अधिकतम वेग। तो वह जो है इसमें ठोस क्या चीज़ है? तो इस्पात जो है इसमें एक ठोस है। तो इसमें जो है आंसर होगा इस्पात होगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से जो है दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से जो है दोस्तों वह हो जाता है एस्कॉर्बिक
हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम भी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ओके, और विटामिन डी की कमी से जो है वह एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग? तो एनीमिया हो जाता है। दोस्तों आप लोग को जो है विटामिन ए बी सी डी का जो है रासायनिक नाम याद कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो अभी हमने आप लोगों को जो है एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को जो है आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब चलिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों किस तत्व की वजह से जो है गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? दोस्तों आप लोग को यह बताना है किस एलिमेंट की वजह से जो है गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला हो जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कैरोटीन की वजह से जो है गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला हो जाता है। तो इस बात को जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। इससे जो है हमको थोड़ा मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने का भी जो है इच्छा करता है। ओके दोस्तों, तो मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।